हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के मीनिंग को। हम लोगों ने शुरू किया है हमारा यूनिट 1 को, जो कि इंट्रोडक्शन है क्लास 11th में, जिसमें हम लोगों ने अब तक ये देख लिया है कि क्लास 11th के सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से यूनिट कवर करने हैं। और हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिट 1 में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को। थोड़े डिटेल फॉर्म में बात करी थी हम लोगों ने, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के मीनिंग के साथ साथ हमने छोटे छोटे टर्म्स को भी डिस्कस किया था, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कितने कैटेगरीज़ में बांटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ह्यूमंस की जब हम बात कर रहे हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उनका क्या मतलब है, कितनी कैटेगरी में हम लोगों को डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स में। प्रोड्यूसर्स किसे कहें, कंज्यूमर किसको कहें, दोनों को मिला देते हैं तो सोसाइटी बनती है, उनके क्या एम है। तो काफ़ी सारी बातें जो हैं वो उसकी मीनिंग के साथ साथ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी हैं। आज के क्लास को कंटिन्यू कर क्लास रखेंगे हम, जहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस क्या क्या हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया गया है, बट हम यहाँ पे कुछ मेन कैटेगरी में इकोनॉमिक्स की परिभाषा को डिवाइड करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, किन के द्वारा दिए गए, और उन डेफिनेशंस का आधार यानी कि बेस क्या रखा गया। तो चलिए क्लास को शुरू करें। लेक्चर नंबर 2 कर चुके थे लास्ट क्लास में, ये हमारा 3rd लेक्चर होगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक, विच इज़ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यूनिट 1 चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो उसमें जानेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसके। उन तमाम डेफिनेशंस को आप एक साथ याद तो नहीं रख सकते, सो हमने डेफिनेशंस की 4 कैटेगरी बना दी है, उनको 4 मुख्य भागों में बांट दिया है, ठीक है। 4 कैटेगरी में जो सबसे पहली कैटेगरी हम लोगों ने रखी है, वो रखा है हमने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन की। ये पहली कैटेगरी का डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का। क्यों इसको हम फर्स्ट कैटेगरी का डेफिनेशन कह रहे हैं? बिकॉज इकोनॉमिक्स को सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ नाम के इकोनॉमिस्ट के द्वारा इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया। और इनसे पहले आप ऐसा समझ सकते हैं कि एडम स्मिथ से पहले इकोनॉमिक्स को किसी ने भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पर डिफ़ाइन नहीं किया या उसकी परिभाषा नहीं बताई थी। उससे पहले भी इकोनॉमिक्स था ज़रूर, अर्थशास्त्र था, लेकिन उसको हम एज अ पार्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट पढ़ते थे। बट एडम स्मिथ ने क्या किया? फर्स्ट टाइम ही केम एंड he defined economics as economics is a science of wealth। जो परिभाषा इन्होंने दी उसमें उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी इस डेफिनेशन को लोगों ने सही माना, और इस डेफिनेशन से ही आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो और डिटेल फॉर्म में शुरू हो गई। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ की परिभाषा देते हुए अपनी किताब में मेंशन किया, और उनकी किताब का नाम था
एडम स्मिथ ने जिस किताब में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया उस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की बुक की नाम थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसी किताब में एडम स्मिथ ने पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये किताब पब्लिश हुई थी 1776 में। उस समय इस किताब को प्रकाशित किया गया था और इस किताब में उन्होंने इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया, जिसकी वजह से एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों कहते हैं इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बिकॉज ही इज़ दी वन जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर डिफाइन किया था। इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि या आप कह सकते हैं उसकी संज्ञा दी गई। ठीक है, ये डेफिनेशन काफ़ी फेमस हुआ। सिर्फ एडम स्मिथ ने इसकी शुरुआत करी, बट बाद में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने इस डेफिनेशन में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें मेनली हम नाम लेते हैं वॉकर। ये सारे इकोनॉमिस्ट के नाम हैं, ठीक है। वॉकर, सीनियर, J.S. मिल, इस तरह के इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना योगदान इकोनॉमिक्स की परिभाषा में देते हुए बताया कि इकोनॉमिक्स वाकई में धन का विज्ञान है और इस विषय के अंदर हम धन की ही चर्चा करते हैं। हम पढ़ते हैं कि कैसे धन कमाया जा सकता है, धन को प्राप्त कैसे किया जाता है और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, मतलब वेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, उस सारी बातों को इस परिभाषा में सम्मिलित किया गया। तो मुख्य परिभाषा के रूप में याद रख सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक, धन का विज्ञान। फिर क्या हुआ, ये परिभाषा चली और ये परिभाषा काफ़ी फेमस भी हुई। फिर दूसरे लोग आए और उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपने तरीके से डिफाइन करते हुए उसके दूसरे डेफिनेशन को दिया, जो कि था वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स की और परिभाषाएं दी गई जहाँ पे इसे वेलफेयर से जोड़ा गया और कहा गया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर की बातें हम करते हैं। कैसे एक व्यक्ति अपने कल्याण को बढ़ाता है, कैसे कोई भी इंडिविजुअल अपने वेलफेयर को प्रमोट करता है और अपने कल्याण को बढ़ाने के लिए वो किस तरह के कामों को पूरा करता है। वो तमाम बातें जो हैं वो इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करी गई और इस परिभाषा को देने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को। ठीक है, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स की दूसरी परिभाषा दी, जहाँ पे इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ वेल्थ की बात नहीं करते हैं, धन की बात नहीं करते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में तो हम ह्यूमन वेलफेयर की बातें करते हैं। एडम स्मिथ ने वेल्थ की बात करी थी, उन्होंने धन को बहुत ज़रूरी बताया कि इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ धन की बात कर रहे हैं। बट मार्शल की जो परिभाषा थी वो एडम स्मिथ की परिभाषा से काफ़ी अलग थी और उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ओनली द साइंस ऑफ वेल्थ बट एक्चुअली इसमें तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बातें करते हैं जिसकी मदद से ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ाया
जा सकता है। ये जो परिभाषा थी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इस परिभाषा को अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी एक किताब में दिया था और उनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल। अपनी एक किताब में दिया था और उनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस वॉज द नेम ऑफ द बुक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस किताब को पब्लिश किया गया था। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1980। 1980 में ये किताब पब्लिश की गई थी, जहाँ पे एडम स्मिथ के अलावा अल्फ्रेड मार्शल ने एक नया अप्रोच रखते हुए, एक नई सोच रखते हुए, इकोनॉमिक्स की एक दूसरी परिभाषा देते हुए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया ह्यूमन वेलफेयर पर। और इस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपने बुक में डिफ़ाइन किया। देखिए, ये जो परिभाषाएं अलग अलग आ रही थी कि पहले वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन आया, फिर वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन आया, तो क्यों, क्या ज़रूरत थी? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन यानी धन आधारित परिभाषा अच्छा खासा तो चल रहा था। एडम स्मिथ ने बोला भी, बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो भी किया, ठीक ठाक ही वर्क कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है कि कहा गया कि दिस डेफिनेशन इज़ नॉट कंप्लीट। ये परिभाषा एक कंप्लीट परिभाषा नहीं है, पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ धन की बात करता है, जबकि सोशल वेलफेयर, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इस तरह के टर्म्स की बात इस परिभाषा में नहीं होती। उसी क्रिटिसिज्म को ठीक करते हुए अल्फ्रेड मार्शल ने 1980 में एक बुक पब्लिश करी, जहाँ पे उन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ धन की बात नहीं करते हैं, जबकि ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम ह्यूमन वेलफेयर की बातें करते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा करता है, आर्थिक क्रियाएं करके अपने कल्याण को बढ़ाने की बात करता है। और ये डेफिनेशन 1980 की किताब में जो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें दी गई थी। लेकिन जैसा कि पिछले डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन को, ठीक उसी तरह वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन यानी कि कल्याण पर आधारित जो परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, उसको भी क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। कहा गया, क्रिटिसाइज़ का मतलब उसमें भी कुछ कमी, बुराई ढूंढी गई। कहा गया कि ये जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं वेलफेयर या कहें आप कि पैसों के इम्पोर्टेंस की बात नहीं करता, जबकि वेलफेयर की अगर हम बातें करें, कल्याण की बातें करें, तो बिना धन के कल्याण संभव नहीं है। जबकि इस डेफिनेशन में ज़्यादा जोर दिया गया इस बात पर कि कल्याण कैसे हो, कल्याण को कैसे बढ़ा सकते हैं। कल्याण की बातें की गई, लेकिन कल्याण के लिए जो मॉनेटरी टर्म्स में मनी इम्पॉर्टेंट है, वेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उसके मेजरमेंट को इग्नोर किया गया। साथ ही साथ कहा गया कि ये तो ऐसा डेफिनेशन है जहाँ पे सिर्फ कल्याण की बात हो रही है, न धन की बातें करते हैं ये, और ना ही ये स्कैर्सिटी की बात कर रहे हैं, और ना ही ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ऐसा कहा गया। तब जा कर के फिर तीसरी परिभाषा आई, थर्ड डेफिनेशन आया। चूँकि ये डेफिनेशन को बुरा कहा गया, बुरा एज इन इसकी बुराई की गई, तो फिर तीसरी परिभाषा आ गई। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज बेस्ड अपॉन स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, तो कमी पर आधारित परिभाषा फिर आई तीसरी परिभाषा के रूप में। और इस डेफिनेशन में कहा गया कि इकोनॉमिक्स जो है
वो तो धन की बात नहीं करता है। इकोनॉमिक्स साइंस ज़रूर है, इसको साइंस कहा भी गया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as the relationship between unlimited wants and scarce resources। कहा गया कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट इज़ अ साइंस जहाँ पे हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, संबंध के बारे में पढ़ते हैं। नाउ किसके संबंध के बारे में पढ़ते हैं, तो इट इज़ अ स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप जहाँ पे हम बात करते हैं अनलिमिटेड वांट्स, कैसे मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, ठीक है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो सीमित होते हैं। तो इस परिभाषा में इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया कि अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और मीन्स यानी कि संसाधन रिसोर्सेज वो लिमिटेड होते हैं। तो कैसे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जाए विद द लिमिटेड मीन्स। अनलिमिटेड वांट्स है मतलब तुमको चाहिए बहुत कुछ। मनुष्य की जो इच्छाएं होती है वो असीमित होती हैं, है ना। हमें बहुत तरह की चीज़ें चाहिए और ऐसा नहीं है कि अगर वो सारी चीज़ें मिल गई उसके बाद कुछ नहीं चाहिए होगा। ऐसा है कि राइट नाउ आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है और अगर वो सारी चीज़ें आप पा लेते हैं, आपको मिल जाता है, तो उसके ठीक बाद, उसके तुरंत बाद आपको फिर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर वो भी पूरी हो जाती है उसके बाद भी आपको कुछ और चाहिए होगा। तो जो ह्यूमन वांट्स है, यानी कि हम हमारी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, ओके। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, अगर हम अपनी बात करें तो हमारी ज़रूरतें पैसे से पूरी होंगी। तो पैसा यहाँ पे हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। लेकिन वो जो पैसा है ना, वो जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, वो सीमित है, वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है जिससे कि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकें। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम, और ये सिचुएशन बनाता है स्कैरसिटी का। इसी स्थिति को हम स्कैरसिटी बोलते हैं। एक टर्म है स्कैरसिटी जिसका मतलब है कमी। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसाधनों की जितनी आवश्यकता है, यानी कि संसाधनों का जितना हम डिमांड कर रहे हैं, अगर वो डिमांड उसके सप्लाई से कम हो, अधिक हो, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम, यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कैर्स हैं। और इसी स्कैरसिटी की स्थिति में कैसे एक ह्यूमन बिहेव करता है, वो कैसे चॉइसेस करता है, कैसे सिलेक्शन करता है, किस ज़रूरत को पहले पूरा करें, किसको बाद में पूरा करें, इन बातों के बारे में जहाँ कहीं पर भी हम पढ़ते हैं उसे ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसी डेफिनेशन को स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन कहा गया। एंड दिस डेफिनेशन was given by लॉर्ड रॉबिन्स। ये परिभाषा दी गई थी लॉर्ड रॉबिन्स नामक अर्थशास्त्री के द्वारा उनकी एक किताब में, जो किताब 1932 में पब्लिश हुई थी। और इनकी किताब का नाम था एन एसे, इनके बुक का नाम था एन essay on significance, an essay on nature, sorry, an essay on nature and significance nature and significance of economics science. This is the book which was published in 1932 और
ये जो किताब थी, अच्छा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया डेफिनेशन, ये एक सेकेंड, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन की टाइमिंग जो है, दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1890, सॉरी मैंने आपको 1980 बता दिया, इट वाज पब्लिश्ड इन 1890, ये याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो 1890 में आया था वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, और 1932 में फिर आया आपका एक बुक जिसका नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक लॉर्ड रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में लॉर्ड रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को स्कैरसिटी से रिलेट करके डिफाइन किया और बताया कि ये डेफिनेशन जो है, मतलब इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस जहाँ पे हम उस रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं जिसके तहत एक ह्यूमन अपने अनलिमिटेड वांट्स और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच के रिलेशनशिप की मैनेजमेंट को समझता है या पढ़ता है, स्टडी करता है, ठीक है। एंड ये डेफिनेशन भी काफ़ी समय तक फेमस हुआ और ये डेफिनेशन काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन फिर वही बात हो गई, सारे डेफिनेशंस दिए गए लेकिन फिर बात वहीं आके रुक गई कि ठीक है, हर डेफिनेशन अपने आप में सही है, ये याद रखेंगे। डेफिनेशंस बदल रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डेफिनेशंस गलत हैं, है ना, डेफिनेशन सही है, लेकिन बात वही रह गई कि कोई भी डेफिनेशन पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन अच्छी बात करता है जो स्कैरसिटी की बात करता है ना, जहाँ कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर इस डेफिनेशन में ना ही धन की बात हुई, मतलब काइंड ऑफ धन की बात हुई चूँकि रिसोर्सेज की बात हुई, जहाँ पे हमने वेलफेयर की बातें तो करी कि ठीक है कैसे ह्यूमन जो है अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, जिससे कि उसका कल्याण बढ़ सके, ये बातें सही है, लेकिन इस डेफिनेशन में ग्रोथ की बात कहीं नहीं हुई। ये डेफिनेशन वेलफेयर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी नहीं रहा और ना ही इस डेफिनेशन में ग्रोथ की बात करी गई, जबकि इस डेफिनेशन में तो बस इतनी बात की गई कि पैसा है जो कि सीमित है, इच्छाएं हैं जो असीमित है, और कैसे उसको ठीक किया जाए, पूरा किया जाए असीमित इच्छाओं को विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये डेफिनेशन भी क्रिटिसाइज हो गया, इसकी भी बुराई कर दी गई, कमी निकाली गई। तब जा करके चौथा डेफिनेशन आया, एंड द फोर्थ डेफिनेशन was based upon growth, यानी कि चौथे कैटेगरी में हम ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन को रखेंगे। ये एक ऐसी परिभाषा थी इकोनॉमिक्स की जहाँ पे इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर के साथ जोड़ा गया। कहा गया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम ग्रोथ की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बातें करते हैं, और ये जो डेफिनेशन था, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय पॉल ए सैमुअल्सन, ठीक है। ये डेफिनेशन पॉल ए सैमुअल्सन नामक इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई थी। एंड इस डेफिनेशन में आप गौर करेंगे तो पॉल सैमुअल्सन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों यानी कि लिमिटेड मनी से हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हुए अपने कल्याण को बढ़ाते हैं एज एन इंडिविजुअल। साथ ही साथ जैसे ये काम हम कर रहे हैं एक इंडिविजुअल के रूप में, ठीक वैसे ही कैसे सोसाइटी इस काम को करती है सो दैट कि सोसाइटी भी अपने वेलफेयर को बढ़ा सके, और सोशल वेलफेयर को बढ़ाते हुए कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। इस डेफिनेशन को पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा कंप्लीट डेफिनेशन माना गया। बोला गया कि among all the comprehensive definitions this definition is more comprehensive। हालांकि ये सारे definitions बड़े elaborative थे, comprehensive थे,
लेकिन फिर भी कहा गया कि इन तमाम परिभाषाओं में ग्रोथ ओरिएंटेड परिभाषा सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रही, ऐसी परिभाषा रही जिसमें हर तरह के फीचर्स को ऐड कर दिया गया। यहाँ पे धन की भी बात की गई, यहाँ पे बात ग्रोथ की भी की गई, इस डेफिनेशन में वेलफेयर की भी बातें हो रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हम कल्याण की भी बातें कर रहे हैं, स्कैर्सिटी की भी बातें कर रहे हैं। तो एक ऐसी परिभाषा है ये जो कि पूरी परिभाषा है, पूरी यानी जो इकोनॉमिक्स में लोग डेफिनेशन ढूंढ रहे थे, जो कि एक कंप्लीट डेफिनेशन होना चाहिए था, जहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम उन तमाम बातों के बारे में डिस्कस करें जिसके बारे में अर्थशास्त्र जो विषय है ये एक्चुअली बताता है। सो दिस डेफिनेशन ने, मतलब ये डेफिनेशन ने उन तमाम कमियों को पूरा करते हुए एक ऐसी परिभाषा दे दी जो कि एक पूरी परिभाषा थी, एक कंप्लीट डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में जिन बातों को हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, उन तमाम बातों का जिक्र आपको इस परिभाषा में मिलेगा। इंडिविजुअल की भी बात मिलेगी, धन की भी बात मिलेगी, इंडिविजुअल के कल्याण की भी बात मिलेगी, कमी की भी बात हो रही है और ग्रोथ की भी बात हो रही है। इस तरह से 4 डेफिनेशंस आपको मेनली जानने होते हैं, पढ़ने होते हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैंने थोड़े पॉइंट वाइज या पॉइंटेड फॉर्म में लिखा है, सो दैट कि आप बस काम की बातों को फटाफट से ध्यान रखें, याद रखें। और इसी के साथ जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था प्रीवियस क्लास में, सॉरी इस क्लास में, लास्ट क्लास में तो हमने मीनिंग देखा था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको इन चारों डेफिनेशंस को ध्यान से देखना है, पढ़ना है डिटेल में। आपको नोट्स जो अवेलेबल कराया गया है उसमें ये सारे डेफिनेशंस बड़े डिटेल फॉर्म में हैं, तो ज़रूर पढ़ें और जिन बातों को मैंने आपको यहाँ समझाया है उसके साथ आप रिलेट करें कि क्या वो डेफिनेशंस जो बातें कह रही हैं और हम लोगों ने आज के क्लास में जो डिस्कस किया वो सेम है या नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास को मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू।